हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथ्स के लिए प्रैक्टिस क्लास को देखेंगे और इसमें कुछ ये लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्नों को सीखेंगे। तो चलिए लघु उत्तरीय प्रकार के इन प्रश्नों को सीखते हैं और आप लोग वीडियोज़ को लगातार शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करते रहिए, लगातार वीडियो शेयर जरूर करिए। अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है √2 और यहाँ पर क्यूब रूट में 4 है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर फोर्थ रूट में 6 लिखा हुआ है, यानी ये आपका वर्गमूल है, ये घनमूल है और ये चौथा मूल है। तो जब भी ऐसे चिन्ह आपको लिखे मिले और ऐसे प्रश्नों में जब करणियाँ दी गई हों, इनको करणी बोलते हैं। करणी क्या होती है? जब मूल चिन्ह के अंदर राशियाँ लिखी हों, अब चाहे वो वर्गमूल हो, चाहे वो घनमूल हो, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो, 3 हो, 5 हो, कुछ भी हो, इस तरीके के चिन्हों में जब भी कोई राशि लिखी जाएगी तो ये सभी राशियां क्या कहलाएंगी? ये करणी कहा जाएगा, ठीक है, इनको करणी कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं और बेसिक मैंने आपको समझाया है कि अगर किसी भी राशि को करणी से घात में, घातांक से करणी में बदलना, ये सारी बातें आपको मैं बता चुका हूँ। सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल हम सीखेंगे कि इन प्रश्नों को कैसे आप आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, किस प्रकार से ऐसे दिए गए नंबर्स को आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे ये वर्गमूल लिखा हुआ है, वर्गमूल में यहाँ कोई संख्या नहीं है, मतलब 2 माना जाएगा अपने आप जानते हैं कि वर्गमूल में यहाँ पर 2 माना जाता है। यहाँ पर देखिए 4 लिखा है तो यहाँ घनमूल दिया हुआ है, यहाँ पर 6 लिखा हुआ है रूट के अंदर और यहाँ बाहर 4 लिखा है, मतलब चौथा मूल। इसमें किया जाता है कि ये जो मूल चिन्ह है, जैसे यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, मूल चिन्हों पर जो भी लिखा होता है उन संख्याओं का हम सबसे पहले लासा ले लेते हैं। जैसे मूल चिन्हों पर लिखा हुआ 2, 3 और 4, 2, 3, 4 का लासा आप जानते हैं 12 आएगा। फिर भी निकालना हो तो 2 1 कम 2, ऐसे देख सकते हैं, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 3, 2 1 कम 2 और फिर 3 1 कम 3। आप सभी लासा निकालना जाते हैं, 2 दूनी 4 थे 12। जैसे ही आप देखेंगे कि इनका मूल चिन्हों की संख्याओं का लासा आपने निकाल लिया, वो आ गया 12। तो जब मूल चिन्हों का लासा निकाल लिया जाता है, फिर क्या किया जाता है? अगली स्टेप ये होती है कि आप क्या करें, इन सभी मूल चिन्हों को समान करें। जैसे 2 यहाँ है ही, 12 करने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा। आपको जो एलसीएम आया है यही आपको इन मूल चिन्हों को बराबर करना होगा। मूल चिन्हों को बराबर करने के लिए आपको 2 में 6 से गुणा करेंगे तो 12 बनेगा। तो अंदर क्या होगा, जितने से आप गुणा कर रहे हैं, जैसे यहाँ 6 से गुणा किया 2 को 12 बनाने के लिए, तो अंदर वाली संख्या पर उतनी ही घात चढ़ा देंगे। 6 से गुणा किया तो अंदर वाले पर 6 घात चढ़ा देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका 3 है, 3 को 12 करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो जब आप 4 से गुणा करेंगे तो इस 4 पर 4 घात चढ़ानी पड़ेगी। जितने से बाहर गुणा करेंगे अंदर वाली संख्या पर उतनी ही घात चढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पर 6 है, आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 है, 4 को 12 करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा, 4 3 12 होता, तो 3 इस 6 पर घात चढ़ाना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, मूल चिन्ह में तो यहाँ 12 आ गया, यहाँ पर 2 की घात 6 का मतलब हुआ 64। 2 दूनी 4 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, आप 6 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 6 बार करने का मतलब हुआ अंदर हुआ 64। इसी प्रकार से 4 को जब आप 4 बार करेंगे, यहाँ तो 12 हो ही गया, तो 4 चौके 16, ये 256 हो जाएगा भाई। 4 चौके 16, 16 गुणे 16 आप 4 बार करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 तो 256 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखें तो 6 की घात 3, 216 आप सभी जानते हैं, 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे और यहाँ तो 12 हो ही गया। जैसे मूल चिन्ह समान हो जाएंगे और उनके अंदर संख्याएं अब आ गई हैं, जो इसमें जो संख्या बड़ी है वो जिसके रूप को बदल के आई है वो सबसे बड़ी मानी जाएगी, जो छोटी है वो सबसे छोटी मानी जाएगी। तो आप देख सकते हैं सबसे छोटी संख्या ये है, फिर ये है, फिर ये। तो अगर हमें इसको आरोही क्रम लिखना हो, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है? ये। और ये संख्या किसके रूप को बदल के मिली है? तो √2 को। तो पहले आप क्या करेंगे, √2 लिखेंगे। इससे बड़ी संख्या तो आप ऐसे बना सकते हैं, कॉमा करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस चिन्ह का मतलब क्या हुआ, जिधर ये बंद है उधर की संख्या छोटी है और अब इधर बड़ी संख्या आएगी। अब इससे बड़ी संख्या कौन सी आएगी? वो ये वाली। ये किसका रूप है? इसका। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, फिर ऐसे बड़े का चिन्ह बनाएंगे और ये अब आ गई सबसे बड़ी संख्या, जो कि है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये आपका आरोही क्रम हो गया। अगर अवरोही होता तो ये लिखते, फिर ये लिखते, फिर ये लिखते, ठीक है। अवरोही मतलब घटता। यही प्रश्न होता कि भाई इसको अवरोही क्रम में बताइए, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाली लिखते क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है। फिर अब आप ऐसे चिन्ह बनाते, बड़ी है ना सबसे, तो इसकी तरफ ओपन रखेंगे इसका माउथ। फिर ये मिडिल वाली तो वैसे ही रहेगी और फिर ये सबसे छोटी √2 है, तब ये अवरोही क्रम हो जाता। तो आरोही क्रम पूछा जाए या अवरोही क्रम पूछा जाए, आपको ऐसे ही लिखना है। ऐसे प्रश्नों को जब भी दिया जाएगा तब आपको इसी प्रकार से इसका अप्रोच करना है, ठीक है।
अब आप सिंपल प्रकार से मैं एक आध क्वेश्चन और आपको बता देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे कभी आपको ये मिल गया कि भाई यहाँ पर है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 5 √5 और आपको दे दिया जाए √5 तथा यहाँ पर क्यूब रूट 7 में कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, अब अगर ये आपको मिल जाए प्रश्न कौन सी संख्या बड़ी है, तो अब आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे इन दोनों में कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। तो आप देखेंगे ये है वर्गमूल, और वर्गमूल में क्या होता है, यहाँ 2 माना जाता है, और ये तो घनमूल में 3 है ही। जब तक मूल चिन्ह समान नहीं होंगे तब तक आप बड़ा छोटा नहीं बता सकते। तो मूल चिन्हों की संख्याएं है 2 और 3। 2 और 3 का आप लासा लेंगे, जैसे ही लासा लेंगे 2 3 6 ही आएगा। आप जानते हैं कि इसका लासा क्या आएगा, 6 आएगा। 2 × 3 = 6, यानी आपने देखा इसका लासा तो 6 आ गया, लासा 6 आया है। तो अब हम इन संख्याओं को, मूल चिन्हों को बराबर करेंगे। यहाँ 5 है, बाहर 2 है, 6 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे। जितने से गुणा करेंगे उतनी इस पे घात आ जाएगी अंदर वाली संख्या में। यहाँ पर भी ऐसे ही 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 6 बनेगा, और 2 यहाँ घात में लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर मूल चिन्ह में 6 आ गया, और 5 की घात 3 का मतलब 25 5 125। यहाँ पर भी 6 आ गया, और 7 का स्क्वायर मतलब 7 7 49। आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि कौन सी संख्या बड़ी है। इस समय मूल चिन्ह समान है, तो ये संख्या बड़ी दिख रही है, ये छोटी दिख रही है। तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं कि ये बड़ी है छोटी, और ये किसका स्वरूप था, ये इसका स्वरूप था। इसी को बदलते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और इसको बदलते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। तो इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, ये छोटी है, और ये किसका रूप था, √5 का, और ये था आपका ये √7 क्यूब √7 का। तो ये पहले छोटी है, तो आप चाहे छोटे से बड़े में लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 7 यहाँ पर इस तरीके से, इससे बड़ी संख्या है ये वाली, यानी कि √5। तो बड़ी छोटी में आप चाहे तो ऐसे लिखें, सीधे बोल दें ये बड़ी है और ये छोटी है, जो भी जिस रूप में पूछा गया हो। आरोही अवरोही में पूछा गया हो तो बड़े छोटे से बड़े क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में, बढ़ते घटते क्रम में आप लिख दीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को आई होप अब आप लोग कर पाएंगे, समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न यदि आते हैं तो आप कैसे उनको कर पाएंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, सीखिए, और वीडियोस को शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, समकोण त्रिभुज ABC में एक आपको समकोण त्रिभुज बनाना है जो जैसा बोला जा रहा है, और ये समकोण त्रिभुज है ABC में tan A बराबर, यहाँ पर आपके लिए tan A मतलब ये रेफरेंस एंगल A बोला गया है। tan में देखिए A दिया गया है, इसका मतलब ये संदर्भ कोण आपका रेफरेंस एंगल A है। तो tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर 1/√3 है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। आपको नीचे दिया गया एक स्टेटमेंट है पूरा, इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी गई हैं, इसकी वैल्यू रख के मान ज्ञात करना है। अब अगर हमें मान ज्ञात करना तो पहले तो tan होता क्या, आप सभी जानते हैं कि PBP/HHB आपको पढ़ाया गया है। ये आप इंग्लिश मीडियम में वैसे इस चीज़ की जाती है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ मैंने समझाई थी, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का के लिए आप यहाँ जानते हैं कि यहाँ होता है साइन, यहाँ पर होता है कॉस, और थर्ड वाला होता है आपका टैन। नीचे क्या होता है, कॉसेक, सेक और कॉट। जिन लोगों को ये बेसिक्स नहीं आते वो लोग चैप्टर वाइज में जा करके पूरा चैप्टर पढ़ाया गया डिटेल में, वो पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। साइन कॉस टैन की वैल्यू ऊपर से नीचे ली जाती है। तो आप देख रहे हैं टैन होता है लंब बटे आधार। इसका मतलब ये जो चीज़ दी है ये लंब है और ये आपका आधार है। ठीक है, ये आधार हुआ √3, ये लंब हुआ। ए के सामने का लंब होगा 1 और आधार आपका √3। सिंपल सी बात है, ये आपको मालूम हो गया। अब आपको क्या करना है, ये कर्ण ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम का पहले प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, वो रूल होता है कि भाई कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो कर्ण की वैल्यू, कर्ण यहाँ पर इस चित्र के अनुसार AC है, और लंब यहाँ पर आपका ये BC यानी कि 1 है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, और आधार यहाँ पर AB यानी √3 है, तो इसका वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग 1 ही होगा, √3 का 3 होगा, क्योंकि √3 × √3 अगर आप करेंगे तो √3 × √3 3 होता है। जब रूट की 2 संख्याएं हो, √2 × √2 कभी मिले तो 2 हो जाएगा, √5 × √5 मिले तो वो 5 हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखिए। तो ये आपका हो गया AC स्क्वायर, इसका मतलब AC बराबर ये 3 1 4 होगा, और AC है तो वर्ग यहाँ पर वर्गमूल हो जाएगा। भाई वर्ग हटेगा तो उधर वर्गमूल हो जाता है, √4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो ये चीज़ निकल के आ गई 2। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, कैसे निकला, पाइथागोरस प्रमेय से आप सभी जानते हैं, इसको आप ध्यान रखें। ये चीज़ हटा दे रहा हूँ ताकि जगह हो जाए और फिर आप अच्छे से सीख सके। अब देखिए आगे अगर आपको जो फाइंड करना था वो वैल्यूज़ हम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर है साइन A × cos C। ये जो इंटू लिखा है इसको गुणा मानेंगे,
और प्लस यहाँ पर आपका लिखा है कॉस ए इंटू, यानी कि गुणा कर देंगे यहाँ साइन सी। अब आप सभी यहाँ पर वैल्यूज रख सकते हैं और इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर साइन है और साइन होता है साइन ए। सबसे पहली बात साइन ए है और साइन होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, अभी मैंने आपको लाल बटे कक्का भी चीजें समझाई थी। लंब बटे कर्ण, लंब यहाँ पर ए के अकॉर्डिंग ये होगा 1 और कर्ण होगा 2, तो इसको आप 1/2 लिख देंगे साइन ए को। फिर गुणा लगाएंगे यहाँ पर कॉस सी। कॉस सी, कॉस होता है आधार बटे कर्ण और आधार यहाँ पर कोण क्या बोला गया है सी, कॉस के साथ सी है। सी जब लिया जाएगा ये वाला कोण तो इसके विपरीत वाला लंब माना जाएगा, √3 वाला, यानी ए बी लंब हो जाएगा। अगर सी कोण लिया जाएगा तो उसके सामने वाली भुजा को लंब मानेंगे। जब भी ये रेफरेंस एंगल लिखा होता है तो उसके सामने की भुजा को ही लंब माना जाता है। ठीक है, तो ये सी के अकॉर्डिंग लंब तो ए बी हो जाएगा, तो आधार बी सी हो जाएगा। तो यहाँ पर है आधार बटे कर्ण, तो ये 1/2 हो गया प्लस। अब देखिए कॉस ए, कॉस तो होता आधार बटे कर्ण है, लेकिन ए लिखने की वजह से यहाँ पर ए वाला कोण लिया जाएगा और ए कोण के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, तो आधार इस बार ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, इसका मतलब √3/2 गुणे साइन सी। साइन सी क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण और सी बोला गया है तो सी के अकॉर्डिंग लंब ये होगा, कर्ण ये होगा, तो ये √3/2 होगा। इस प्रकार से अब बस इसको सरल कर लीजिए। गुणा करेंगे 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4, फिर बीच में प्लस √3 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4। आप देख रहे हैं नीचे तो हर बराबर ही है, 4 और 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, 4/4 कट के 1 हो गया। इस प्रश्न का उत्तर आपका 1 आ गया। इन चीज़ों में अगर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग चैप्टर वाइज में मैंने एक एक पॉइंट डिटेल में बेसिक्स पढ़ाया है ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ प्लेलिस्ट में आप लोग जाइए। आप सभी लोग पहली बात तो चैनल में प्लेलिस्ट को सर्च करना सीखें। बहुत सारे स्टूडेंट बार बार बोलते हैं मुझे लिंक भेज दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। आप लोग चैनल में जो ऑप्शंस होते हैं होम वीडियोस और प्लेलिस्ट वगैरह लिखा होता है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट लाइन से दिख जाएंगी। उसमें आपको 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर जो भी वीडियो 2nd सेमेस्टर है सारी मिल जाएंगी, वहाँ पर इकट्ठे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न का एक उत्तर हो गया और कैसे आया आप लोग समझ गए होंगे। जिनको बेसिक्स नहीं समझ में आ रहा है, जिनको नहीं आता, वो पहले चैप्टर सीखें और फिर आगे इस पे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2 सिक्कों को एक साथ 40 बार उछाला जाता है। 2 सिक्के हैं जिनको एक साथ 40 बार उछाला जाता है। यदि उसमें से एच 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 टी और टी एच क्रमशः इतनी इतनी बार आया। आप पहले तो सामान्य बेसिक ये सीखिए कि 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें आएंगी। 2 सिक्के अगर उछाले जाएंगे तो हो सकता है दोनों सिक्के जब ऐसे गिरे तो दोनों पे ही एच दिखे, या हो सकता है कि जब 2 सिक्के ऐसे गिरे तो एक पे एच हो, एक पे टी हो, दूसरे वाले पे, या हो सकता है दोनों सिक्के जब इस तरीके से गिरें तो एक पहले वाले पे टी हो, दूसरे पे एच हो, और या हो सकता है एक और घटना कि जब ये 2 सिक्के गिरे तो दोनों पर टेल टेल ही हो। तो इस तरीके की ये 4 घटनाएं ही हो सकती। 2 सिक्कों को उछालने पर 1 2 3 4, ये 4 घटनाएं हो सकती। या तो ये पेयर हो सकता है, या ये, या फिर ये, या फिर ये। आपको ये बातें पता है। इसी को ये भी मैंने आपको बताया कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, कुल घटनाओं की संख्या। तो 2 सिक्कों को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि 4 होता है, यानी ये 1 2 3 4 घटनाएं संभव है तो 4 होता है। वो सब प्रश्न मैंने अलग से आपको समझाए हैं। फिलहाल इसमें बात करते हैं कि जब 2 सिक्कों को अगर आप उछालेंगे तो ये घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। तो ये कुल घटनाएं कितनी है, अगर देखें तो यहाँ से ये कुल घटनाएं आपकी 4 ही होती, 4 प्रकार की। लेकिन अब यहाँ ये कहा गया है कि 2 सिक्कों को कितनी बार उछाल दिया गया, 40 बार। जब 40 बार उछाला गया तो उसमें एच 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 टी और टी एच 9 8 12 बार आए। एच एच 9 बार, एच टी 8 बार, टी एच कितना 12 बार। और आपसे कहा है तो फिर तो ज्ञात कीजिए कि टी टी कितनी बार आया है, इसका पता नहीं। लेकिन आप ये तो जान रहे हैं कि ये 9 बार आया, ये 8 बार आया, ये 12 बार आया, और कुल बार जो उछाला गया वो 40 है। तो 40 में ये कितना हो गया, 9 8 17, देखिए 12 8 20 और 9 29 भाई, 12 8 20 9 29, 29 तो हो ही गया, 40 बार उछाला गया था। तो 40 में ये कितनी बार बचा होगा, 11 भाई, 29 हो गया, 29 और 11 ही तो 40 होगा। तो इसका मतलब ये पता चल गया कि ये 40 हो, ये 11 बार आया होगा, यही पूछा गया था। तो ज्ञात कीजिए कि टी टी कितनी बार है। अगर आपको ये बेसिक्स मालूम है कि क्या क्या 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो क्या क्या घटनाएं आती, इतने से ही ये प्रश्न लग जाता भाई। 40 बार में 9 बार ये आया, 8 बार ये आया, 12 बार ये आया, तो बाकी बचा 11 बार ये आएगा, क्योंकि कुल तो 40 ही होगा, उछाला तो 40 ही बार गया है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न हो गया। अब अगर पूछा जाता है कि इसकी प्रायिकता भी बताइए, तो आप देख रहे हैं ये 11 है और कुल आपके पास 40 है, इसलिए 11/40। क्योंकि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो होता है
अनुकूल घटनाएं जो आपको चाहिए, अनुकूल घटनाएं वो ऊपर लिखा जाता है और नीचे लिखा जाता है कुल घटनाएं। यहाँ पर जो कुल घटनाएं थी वो 40 बार के लिए थी, तो आप नीचे 40 लिखेंगे और अनुकूल 11 है इसलिए 11/40। अगर प्रायिकता पूछता है इसी प्रश्न में तो ये लिखते, अदरवाइज आपसे ये पूछा गया कि कितनी बार आया है टेल टेल, तो वो 11 बार आया, उत्तर हो गया 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्का 1000 बार फेंका गया और यह पाया गया कि चित्त 455 बार आए। आप बताइए एक ही सिक्का 1000 बार फेंका गया और उसमें से चित्त, ठीक है, चित्त आया 455 बार। चित्त और पट दो चीजें होती है, या तो बोला जाता है भाई चित्त पट, या तो बोला जाता है आपका शीर्ष और पूंछ, इस तरीके से चीजें बोली जाती हैं जिनको हम हेड और टेल के नाम से जानते हैं। तो अब आप देखिए एक सिक्का 1000 बार फेंका गया और पाया गया कि चित्त 455 बार आया। देखिए कुल बार है 1000, इसमें से चित्त जो आया, चित्त कितनी बार आया, 455 बार। तो आप बताइए पट कितनी बार आया होगा। पट के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से ये 455 हटा देंगे, तो आप देखेंगे पट जो आया 455 था ना, 455, तो 55 और 45 यानी 544, ठीक है, 5 4 9 45 55, ठीक है, तो 545 आया। 545 1000 बार कुल हमारे पास था ही, उसमें से ये चित्त आया था 455 बार, घटा देंगे तो पट पता चल जाएगा कि भाई हाँ पट 545 बार आया होगा। तो इसकी प्रायिकता तथा प्रतिशत। अब अगर प्रायिकता बतानी है पट आने की, प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र अभी मैंने बताया, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो पट आया वो 545 बार आया और कुल है 1000, यही आपकी प्रायिकता होगी। आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, 5 से 5 1 कम 5, 0 5 9 45, 5 दूनी 10, 0 और 0, यानी 109/200 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको जब प्रतिशत बताना था, तो जब आप प्रतिशत बताते, अभी तो ये प्रायिकता था, प्रतिशत भी बताना था, तो आप देखेंगे 545 आया था और बटे 1000 आया था। प्रतिशत बताने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं बस, तो 2 0 ये कट जाएंगे। आप देख रहे हैं कि 545/10 आया, इसका मतलब दशमलव लग के 54.5%, ये आ जाता प्रतिशत मान। अगर आपसे प्रायिकता पूछा था तो ये कर देते, और प्रतिशत पूछा है तो फिर ये कर देंगे। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को लगा लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि ऐसा प्रश्न कैसे किया जाएगा और किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। मुझे आशा है कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोला कि एक टोकरी में 1250 फूल है। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है। यदि उसने कुल 8 टोकरी फूल चढ़ाए तो बताइए कि उस नगर में कुल कितने मंदिर। पहले हम ये देखें कि उसने 8 टोकरी फूल चढ़ाए हैं। सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि भाई एक टोकरी में फूल कितने हैं, एक टोकरी में फूल कितने हैं, एक टोकरी में फूलों की संख्या। तो हम देख रहे हैं कि एक टोकरी में बताया गया है कि 1250 फूल हैं। ऐसी 8 टोकरी फूल उसने चढ़ाया है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें कि 8 टोकरी में कुल फूल कितने थे, 8 टोकरी में अगर हम निकालें कि कुल फूलों की संख्या क्या होगी, तो उस आदमी के पास कुल फूल कितने होंगे, 8 गुणे 1250 कर देंगे। भाई एक टोकरी में इतने, तो 8 टोकरी में 8 से गुणा कर देंगे। 8 से गुणा करेंगे, 0 रहेगा आपका, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8, 2 10। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से उसके पास 10,000 फूल है। 10,000 फूल अगर उसके पास है कुल। अब प्रश्न आता है कि उसने किस प्रकार से चढ़ाए। एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने उस नगर में मंदिर है। ऐसे प्रश्न आप सभी जानते हैं कि अगर आपको कुल फूलों की संख्या पता हो, केवल वर्गमूल निकाल देंगे, उत्तर आ जाएगा। लेकिन आप इसको समझ लीजिए, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते रहते हैं। अगर ये मान लीजिए कि कोई नगर है जिसमें मैं मानता हूं कि ऐसे 4 मंदिर रहे होंगे। एक नगर में अगर ऐसे 4 मंदिर थे और मैं आपसे बात करूं कि अब उसमें कहा गया है कि वो प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने कि उस नगर में मंदिर है। तो उस नगर में 4 मंदिर हैं, तो इसका मतलब उसने 4 फूल हर मंदिर में ऐसे चढ़ाए होंगे। मान लीजिए वो 4 फूल ऐसे चढ़ा रहा है। तो आप जरा ये बताइए कि कुल फूल आपको कितने दिख रहे हैं। कुल फूल आपको दिख रहे हैं 4 4 8 4 12 4 16।
अगर मैं पूछूं कि मंदिर कितने हैं तो 16 का वर्गमूल, भाई कुल फूल 16 है, 16 का वर्गमूल करेंगे 4 आ जाएगा, और देखिए 4 ही मंदिर थे। तो आप ऐसे प्रश्नों में ये याद रखें जब भी हो कि वो उतने ही मंदिर हैं जितने की फूल चढ़ाता है, इस तरीके से। या जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि एक पौधों की क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में उतने ही पौधे हैं जितने की क्यारियां हैं। मान लीजिए 3 क्यारियां हैं और 3 पौधे हैं, तो इसका मतलब कुल पौधे 9 हैं। अगर पूछे कितनी क्यारी हैं तो 9 का वर्गमूल कर देंगे, 3 आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट वर्ग और वर्गमूल में होते हैं जब इस प्रकार के आए कि एक क्यारी में उतने ही पेड़ लगे हैं जितने की क्यारियां हैं। या ऐसे आए कि एक लाइनें, जैसे स्कूल के बाहर प्रेयर के लिए लाइन लगी है, उसमें प्रत्येक लाइन में उतने ही बच्चे हैं जितने की लाइनें हैं। या कोई सेना में टुकड़ियां हैं तो प्रत्येक उतनी ही टुकड़ियां जितने प्रत्येक टुकड़ी में सैनिक हैं। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो कुल जो आपके पास होता है टोटल, उसका वर्गमूल निकालने से आपको पता चल जाता है कि कितनी यहाँ पर क्यारियां हैं या कितने मंदिर हैं या कितने प्रत्येक टुकड़ी में सेना है, सैनिक है। ये सब निकालने के लिए कुल मान का वर्गमूल करना होता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे एक होता है। बस आप ध्यान रखिए, अब आपको नगर में मंदिर, नगर में मंदिरों की संख्या बराबर केवल आपको इसका वर्गमूल बता देना 10,000 का। वर्गमूल के लिए देखिए, जब जीरो वाले संख्या है तो बहुत आसान होता है, जीरो के जोड़े बन जाते हैं, जोड़ों को बाहर कर लेते और 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, बस 100 आंसर हो जाएगा। 100 मंदिर है, इसका मतलब उस नगर में 100 मंदिर है और 100 फूल उसने हर मंदिर में चढ़ाया होगा। अब देखिए, अगर उस नगर में 100 मंदिर है और 100 फूल चढ़ाया तो कुल फूल देखिए गुणा करके आ जाएगा ना, ऐसे भी पता चल जाएगा। ये देखिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। बाकी आपको ये कॉन्सेप्ट समझना था जो कि बहुत ही जरूरी था। आई होप आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को इन्वाइट करिए और लगातार अपनी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं, संभवतः सितंबर के लास्ट में या फिर अभी स्टार्टिंग में हो सकते हैं, अक्टूबर के स्टार्टिंग में हो सकते हैं। तो इस तरीके से सितंबर लास्ट में होने के चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। तो फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी बढ़ाएं और आप लोग ये भी याद रखें, हमारी सीरीज़ मार्केट में 4th सेमेस्टर के लिए सीरीज़ मार्केट में अवेलेबल हो रही मैथ की, मैथ सीरीज़ है ना, तो जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल होने जा रही है कल से। आप सभी लोग कल से या परसों से आप लोगों को आपके शहरों में मिल सकती है, नहीं तो आप लोगों को एक नंबर बताया जाएगा, वीडियो जारी किया जाएगा, आप सब उस पर ऑनलाइन मंगा सकते हैं। हमने सीरीज़ में, मैथमेटिक्स की सीरीज़ में 6 वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराया, पिछले 6 वर्षों के 2016 से लेकर के 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये सब हमने आपके लिए 6 वर्षों के प्रश्न पत्र को सॉल्व कराया है। ठीक है, और उसमें सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चन को अरेंज कराया गया है ताकि बहुत अच्छे से आपको सीक्वेंस वाइज चैप्टर मिल जाए, सभी सीक्वेंस वाइज अति लघु, लघु और बहुविकल्पी एक साथ मिले। तो इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छे से बनाया गया है और वो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, आप लोग मार्केट में पता कर सकते हैं, आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे, आप लोग उसमें परचेज कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप लोग अच्छे से पढ़िए, एक दूसरे को जोड़ते रहिए, लगातार इन्वाइट करते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।